नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। हम कर रहे हैं तुलनात्मक राजनीति पर एक लेक्चर सीरीज और इस लेक्चर सीरीज का यह दूसरा लेक्चर है। आज की चर्चा का विषय है राजनीतिक व्यवस्था उपागम। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जो प्रमुख दृष्टिकोण जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे उनमें राजनीतिक व्यवस्था उपागम महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। यह मेरे बारे में है और इसके बाद नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था उपागम को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि उपागम क्या होता है। उपागम यानी अप्रोचेज। अप्रोच का मतलब होता है कि अध्ययन करने की विधियां या अध्ययन करने का दृष्टिकोण। कुल मिलाकर के आप अगर किसी विषय का अध्ययन करना चाहते हैं तो उस विषय के अंतर्गत आपको किस दृष्टिकोण से आप उसे देख रहे हैं, किस नज़रिए से आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। और अध्ययन की विधियों के आधार पर इन दृष्टिकोणों को दो भागों में महत्वपूर्ण रूप से बांटा जा सकता है। पहला तो परंपरागत दृष्टिकोण है और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो जो परंपरागत परिप्रेक्ष्य है उसमें औपचारिक, कानूनी व संस्थात्मक अध्ययन महत्वपूर्ण रूप से किया जाता था। अर्थात अगर राजनीति विज्ञान का उदाहरण लें तो जो औपचारिक संस्थाएं हैं जैसे सरकार है, सरकार के अंग हैं, इसके प्रमुख जो संवैधानिक कार्य हैं तथा संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता था। अर्थात पूरा अध्ययन औपचारिक था, कानूनी था, यानी जो संविधान में दिया हुआ है, और संस्थात्मक अध्ययन था, संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। उनके व्यवहार और व्यवहारों पर पड़ने वाले अन्य प्रभावों के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता था। दूसरा है औपचारिक अध्ययन में यह केवल पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करता था, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन प्रारंभ में शुरुआत हुई तो अलग अलग देशों में भी हुई, लेकिन जो पश्चिमी राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति जिसमें उत्पन्न हुई, पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं का या देशों का, पश्चिमी देशों का केवल अध्ययन करता था। उसमें जो एशियाई या अमेरिकी देश हैं उनका अध्ययन नहीं होता था। इनकी पद्धति वर्णनात्मक थी। वर्णनात्मक पद्धति का मतलब होता है कि जो भी व्यवस्था है या जो भी सिचुएशन है उसके बारे में यह वर्णित कर देते हैं, बता देते हैं कि यह क्या है। उसके पीछे के कारणों के बारे में या उससे संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में, उससे प्रभाव के बारे में कोई चिंतन या विश्लेषण नहीं होता है। सामान्य सा उदाहरण, अगर वर्णनात्मक या पद्धति अपनाई जाए तो किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में केवल इतना बताया जा सकता है कि उस देश में लोकतंत्र है अथवा राजतंत्र है। जबकि अगर उसका विश्लेषण किया जाए यानी विश्लेषण की पद्धति अपनाई जाए तो हमें यह भी पता चलेगा कि लोकतंत्र के स्थापित होने की अथवा राज्यतंत्र के स्थापित होने की क्या वजहें हैं, क्या कारण हैं। तो कुल मिलाकर के जो परंपरागत अध्ययन था वह वर्णनात्मक टाइप का था, वह डिस्क्रिप्टिव था, एनालिटिकल नहीं था। अध्ययन का उद्देश्य केवल सरकारों और संस्थाओं की व्याख्या करना था, अर्थात उनके ऊपर पड़ने वाले गैर औपचारिक प्रभावों के बारे में कोई चिंतन नहीं होता था। केवल अध्ययन के क्षेत्र में सरकार और उसकी संस्थाएं ही आती थीं, जैसे राजनीतिक दल हैं, लोगों की विचारधारा है, धर्म है, जाति है इत्यादि का अध्ययन परंपरागत अध्ययन के अंतर्गत नहीं किया जाता था। तो हमने दो तरह के दृष्टिकोणों की चर्चा की थी। पहला परंपरागत, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा दृष्टिकोण है आधुनिक दृष्टिकोण, यानी आधुनिक उपागम उसके अंतर्गत आएंगे। आधुनिक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण जो उसकी विशेषता है वह यह है कि सरकारी संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं के अलावा गैर सरकारी संस्थाओं जैसे राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक समूह, सांस्कृतिक समूह इत्यादि यानी अनौपचारिक अध्ययन पर भी बल दिया गया। न केवल संविधान में बल्कि संविधान के बाहर की जो चीज़ें हैं जो कि पब्लिक अफेयर्स को प्रभावित करती हैं, राजनीति को प्रभावित करती हैं, उन पर भी जोर दिया गया। इनमें एशियाई, लैटिन अमेरिकी देशों और अफ्रीकी देशों के बारे में भी चिंतन किया गया, उनके बारे में भी अध्ययन किया गया। अर्थात अब केवल यूरोपीय देश ही अध्ययन का विषय वस्तु नहीं थे, बल्कि एशियाई देशों के ऊपर और अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी देशों के ऊपर और अफ्रीकी देशों के ऊपर भी अध्ययन किया जाने लगा। तीसरा, इसकी पद्धति विश्लेषणात्मक होती है आधुनिक पद्धति की, आधुनिक दृष्टिकोण की, क्योंकि इसमें जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह तुलना और विश्लेषण के द्वारा निकाले जाते हैं। केवल डिस्क्रिप्टिव पद्धति नहीं होती, केवल वर्णनात्मक नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ विश्लेषण क्या है के साथ साथ क्यों है प्रश्न का जवाब भी ढूंढा जाता है।
इसके अलावा आधुनिक जो उपागम है या आधुनिक परिप्रेक्ष्य है, उसमें केवल व्याख्या नहीं बल्कि समस्या के समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में इसे समझें कि किसी राज्य में लोकतंत्र अपनी हीनतम अवस्था में है, तो यह तो केवल उसकी व्याख्या हो गई, लेकिन वह व्याख्या के साथ साथ विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना, समस्या का समाधान खोजना तब होगा जब यह पता किया जाए कि यह अवस्था क्यों है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परंपरागत और आधुनिक परिप्रेक्ष्य दोनों में कुछ अंतर हैं। उन अंतरों को मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब जिन नई पद्धतियों का या उपागमों का, अप्रोचेज का प्रयोग आधुनिक दृष्टिकोण में किया जाता है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम में किन किन दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है? पहला तो है राजनीतिक व्यवस्था उपागम। राजनीतिक व्यवस्था उपागम के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पर 6 उपागम दिए हुए हैं: राजनीतिक व्यवस्था उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम, आधुनिकीकरण उपागम, राजनीतिक संस्कृति उपागम। तो इन 6 के 6 के बारे में हम अलग अलग लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में केवल हम राजनीतिक व्यवस्था उपागम यानी पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच। पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच क्या होता है? यह एक व्यवस्था सिद्धांत से आया है। व्यवस्था सिद्धांत एक अवधारणा है जो कि प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग होती थी। जैसे प्राकृतिक विज्ञान यानी जीव विज्ञान हुआ और फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, तो इन विज्ञानों में प्रारंभ में प्रयोग की गई। समाज विज्ञान में या ह्यूमैनिटीज में इसका प्रसार बाद में हुआ। तो सबसे पहले जो जीव विज्ञान में लुडविग वान ने 1920 में जेनेटिक सिस्टम शब्द का उल्लेख किया था, और इसी से सिस्टम एनालिसिस या सिस्टम थियरी या पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच, इन सब के मूल तत्व को यानी इस सिस्टम शब्द को, इस व्यवस्था शब्द को इसमें 1920 में ही मूल रूप से देखा जाता है। तो पहले यह प्राकृतिक विज्ञानों में था, उसके बाद समाज विज्ञान में प्रयोग हुआ। समाज विज्ञान में दुर्खाइम वगैरह जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मानव विज्ञान शास्त्री थे, उन लोगों ने इसका प्रयोग किया, और बाद में यह समाज विज्ञान यानी समाजशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान में आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह पहले प्राकृतिक विज्ञान में यह व्यवस्था थी और उसके बाद से समाज विज्ञान में आई, राजनीति विज्ञान में आई। अब आपको लग रहा होगा कि व्यवस्था सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ पर 2 प्रश्न एक साथ उठते हैं कि व्यवस्था सिद्धांत है क्या। अभी तक तो हम केवल हवा में ही बातें कर रहे हैं कि व्यवस्था सिद्धांत आया, वह प्राकृतिक विज्ञान से आया, समाज विज्ञान में आया, लेकिन वह है क्या, इसके बारे में हमने नहीं चर्चा की। तो उसके पहले एक प्रश्न हम पहले कर लेते हैं कि यह व्यवस्था सिद्धांत क्यों आया, इसके बाद हम क्यों और क्या दोनों का जवाब एक साथ देंगे। तो व्यवस्था सिद्धांत इसलिए आया क्योंकि राजनीति विज्ञान में इसके पूर्व जो भी अवधारणाएं या संकल्पनाएं प्रयोग की जाती थीं, वह धीरे धीरे अप्रासंगिक होती गईं, उनका उपयोगिता उनकी कम होती गई। जैसे राष्ट्र, राज्य, संविधान, यह जो शब्द हैं आपको देख करके राजनीति विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाओं में से एक लगेंगे, किंतु धीरे धीरे विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र शब्द के स्वरूप बदल गए। अब राष्ट्र अलग अलग तरह के, कई तरह के राष्ट्र उत्पन्न हो गए। राज्य और संविधान जैसी अवधारणाएं धीरे धीरे लचीली होने लगी, अथवा ये कहिए कि अलग अलग तरह के राज्य अथवा अलग अलग तरह के संविधान इतने ज़्यादा प्रकट हो गए, उत्पन्न हो गए कि जो राज्य की परिभाषा थी वह बृहत्तर होने लगी। तो हम यह देखते हैं कि जो व्यवस्था सिद्धांत आने की सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि जो प्राचीन या जो पहले से लागू अवधारणाएं थी वह धीरे धीरे अनुपयुक्त होती जा रही थी। इसके अलावा तुलनात्मक विश्लेषण हमने शुरू किया था, यानी एक देश जो कि मान लीजिए पश्चिमी देश है और दूसरा देश जो कि पूर्वी देश है, भारत है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, तो इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हमें एक व्यापक ढांचे की आवश्यकता थी। और जो राज्य की अवधारणा है, जो राज्य में केवल 4 अंग होते हैं, हमने पहले ही पिछले साल के लेक्चर में आपको बताया था, पॉलिटिकल थियरी वाली सीरीज में आप देख लेंगे। तो राज्य के 4 अंग होते हैं, उसके बाद भी वह चारों अंग राज्य के भारतीय राज्य में भी उपलब्ध हैं और यूरोपीय राज्यों में भी उपलब्ध है। इसके बाद भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो यह जो अंतर है इसे स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक था।
कुल मिलाकर के यह कहें तो पुरानी अवधारणाएं, संकल्पनाएं अनुपयुक्त होती जा रही थीं और तुलनात्मक अध्ययन के लिए व्यापक ढांचे की आवश्यकता थी। इसके अलावा अभी तक जो चिंतन हो रहा था वह यथार्थवादी चिंतन नहीं था, अर्थात वह चिंतन केवल दर्शन मात्र तक सीमित था। उसे जमीनी स्तर पर या राज्य के व्यवहारिक कार्यों में लागू करना मुश्किल था। तो इसलिए यथार्थवादी और वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता थी। वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता का मतलब कि ऐसे निष्कर्ष निकालना जो कि सार्वभौमिक हों, सब जगह सही हों और बार बार उनका प्रयोग करके निष्कर्षों की भविष्यवाणी की जा सके। तो कुल मिलाकर के हमारे अध्ययन को राजनीति विज्ञान या समाज विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता थी। यह 4 ऐसे कारण हैं जिनसे कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम प्रारंभ हुआ या उत्पन्न हुआ। किसने उत्पन्न किया? इसे उत्पन्न किया डेविड ईस्टन ने। तो आगे चलते हैं। अब राजनीतिक व्यवस्था उपागम क्यों आया हमने बता दिया। राजनीतिक व्यवस्था उपागम क्या है यह बताते हैं। तो डेविड ईस्टन ने ये व्यवस्था सिद्धांत दिया जिसमें कि 2 शब्दों को जान लेना महत्वपूर्ण है। पहला तो है प्रक्रिया या क्रिया। प्रक्रिया का मतलब होता है कि क्रियाओं की एक श्रृंखला, यानी बहुत सारे कार्य लगातार होते रहें तो इसे प्रक्रिया एक कहा जाएगा। सामान्य अर्थ में समझिए कि बहुत सारे कार्यों की श्रृंखला जो है, एक चेन जो बन जाती है, उसे आप प्रक्रिया कहेंगे। तो यह बहुत कठिन शब्द नहीं है। अगला शब्द है व्यवस्था यानी प्रणाली या सिस्टम, जो भी कहिए आप उसे। तो व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा परिवेश है, एक चारों तरफ का एक ऐसा आवरण है जिसके अंतर्गत इस तरह की राजनीतिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक, अब ऐसे सामान्य समझिए, जैसे आपका पंचायत जो है ग्राम के आपके गांव का, वह एक राजनीतिक व्यवस्था है और उसके अंतर्गत होने वाले चुनाव, बैठकें या विकास कार्य, चर्चा या जिस तरह के भी राजनीतिक कार्य होते हैं वो सारे कार्य प्रक्रिया हैं। तो सामान्य अर्थ में दोनों का आपको समझ में आ गया होगा कि प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवस्था क्या है। अब राजनीतिक व्यवस्था, यहीं से हमारा सिद्धांत शुरू होता है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है, उसको परिभाषित करना या उसके गुण दोष लक्षणों को प्रकट करना। एक राजनीतिक व्यवस्था का गुण और लक्षण यहाँ पर संक्षेप में हमने बताया, इसके अलावा भी हो सकते हैं जो डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक में और अपने लेख में लिखा था। उन्होंने बताया कि एक जो राजनीतिक व्यवस्था है वह पर्यावरण या खुली व्यवस्था वाली होगी, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के चारों ओर एक पर्यावरण होगा। ठीक, जैसे आपके चारों ओर एक हवा का वातावरण है, हवा का घेरा है, उसी तरह से राजनीतिक व्यवस्था के चारों तरफ भी कुछ चीज़ें होंगी। उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सामाजिक व्यवस्था होगी, सांस्कृतिक व्यवस्था होगी, स्कूल होंगे, चर्च होंगे, मंदिर होगा, आपका धर्म होगा, संप्रदाय होगा, राज्य होगा, पुलिस होगा। तो कुल मिलाकर के एक राजनीतिक व्यवस्था के चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर भी और राजनीतिक व्यवस्था के बाहर भी। और यह एक खुली व्यवस्था है, अर्थात जो बाहर का पर्यावरण है उससे अंदर के चीज़ों पर असर पड़ता है। तो खुली व्यवस्था का मतलब कि जैसे आपका कमरा है वह एक राजनीतिक व्यवस्था हो गई और बाहर का वातावरण उसका पर्यावरण हो गया। अब ऐसी स्थिति में अगर आप खिड़की या दरवाजे खोलते हैं तो बाहर की ठंडी हवा या गर्म हवा अंदर आएगी, असर डालेगी। अथवा अगर आपका कमरा गर्म है और उसे आप खोलते हैं, बाहर आपके कमरे की गर्म हवा बाहर जाएगी और असर डालेगी। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण को प्रभावित करती है और प्रभावित होती है। एक तो यह है उसका लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पाए जाने वाले जो तत्व हैं वह अंतर्निर्भर होते हैं। अब एक पंचायत के जो भी अंतर्गत तत्व पाए जाते हैं, पंचायत का उदाहरण हमने इसलिए लिया क्योंकि आप सब ने देखा होगा, आप विश्वविद्यालय का उदाहरण ले सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था तो नहीं, लेकिन विश्वविद्यालय भी एक व्यवस्था ही है। तो विश्वविद्यालय के अंतर्गत पाए जाने वाले जो भी तत्व हैं वह सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, यानी एक का कार्य दूसरे को प्रभावित करेगा। अगर सेंट्रल ऑफिस से कोई काम बंद हो जाए तो उसका असर एक छात्र तक पड़ेगा, अथवा छात्रों की कोई हड़ताल हो, शिक्षकों की कोई हड़ताल हो तो उसका असर सेंट्रल ऑफिस में, परीक्षा विभाग में, आपके डिपार्टमेंट में, सब जगह पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यह कहना कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी तत्व हैं वह एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा, राजनीतिक व्यवस्था की एक सीमा होती है,
अर्थात वह सार्वभौम सब जगह नहीं उपस्थित हो सकती, उसकी एक सीमा है, उसे एक सीमित क्षेत्र में ही प्रभावी रहना है। और चौथी विशेषता है कि राजनीतिक व्यवस्था के पास एक बाध्यकारी शक्ति होती है। जैसे राज्य के पास एक संप्रभुता होती है जिससे कि वह अपनी आज्ञा का पालन लोगों से करवा सकता है। जैसे विश्वविद्यालय के पास एक वैधता है कि विश्वविद्यालय का आदेश मानने के लिए सारे लोग बाध्य हैं, उसी तरह राजनीतिक व्यवस्था को आप मान सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की भी एक वैधकारी यानी बाध्यकारी शक्ति होगी, जो जैसे संप्रभुता होती है उस तरह से होगी। अर्थात उस बाध्यकारी शक्ति का आदेश मानने के लिए सारे लोग बाध्य होंगे। अब ये सारी बातें डेविड ईस्टन ने अपनी एक पुस्तक में भी लिखा है, अपने लेख में भी बताया है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1957, 1957 में इनका जो लेख प्रकाशित हुआ था उसमें इन्होंने बताया है। अब इसके बाद से आगे चलते हैं, डेविड ईस्टन के बारे में जानते हैं। डेविड ईस्टन ने एक मॉडल दिया जिसमें कि बताया, इसके पहले डेविड ईस्टन ने एक चर्चा की थी, वह ये थी कि जो राजनीति है, राजनीति का अर्थ होता है कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। मूल्यों का आधिकारिक आवंटन का मतलब हुआ कि जो मूल्य हैं उनको आधिकारिक रूप से सरकार के द्वारा या राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा लोगों के बीच बांटना, यही राजनीति कहलाता है। अब यहाँ पर वस्तुएं भी हो सकती हैं, सेवाएं भी हो सकती हैं। आगे हम जब इस सिद्धांत को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आपके सामने यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहले ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं और नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, एक सांचा बना हुआ है आपके सामने। पहले हम नीचे देखते हैं उस सांचे को। उसमें आप देखिए कि यहाँ पर कुछ कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं। पहले एक ये चारों तरफ आप देख रहे हैं कि एक वातावरण है, यानी इसको आप पर्यावरण कह सकते हैं। एक पर्यावरण है चारों तरफ, उस चारों तरफ के पर्यावरण में यह एक पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक, चारों तरफ के पर्यावरण में एक पॉलिटिकल सिस्टम है और उसमें आगत के रूप में, आगत यानी इनकमिंग, आगत के रूप में कुछ चीज़ें हैं और निर्गत के रूप में कुछ चीज़ें हैं। निर्गत मतलब आउटगोइंग। तो एक पर्यावरण है, उस पर्यावरण में पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, इनकमिंग होती हैं, और कुछ उससे निकल के बाहर जाती हैं, आउटगोइंग होती हैं। तो यह आगत निर्गत विश्लेषण भी इसको कहते हैं, या राजनीतिक व्यवस्था उपागम भी कहते हैं। जैसे आप इसके उदाहरण के रूप में एक कंपनी या फैक्ट्री को ले सकते हैं कि एक फैक्ट्री में कुछ कच्चा माल आता है और कुछ बना बनाया या उत्पादित माल जाता है। जैसे कपड़े का थान आता है और शर्ट पैंट बन के जाता है, तो जो कपड़े का थान आता है वह क्या है, वह है आगत, और जो शर्ट पैंट बन के जाता है वह है निर्गत। इस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम भी एक फैक्ट्री की तरह है जिसमें कि कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ उत्पादित सामान बाहर निकलता है। अब यह कोई कारखाना नहीं है, यह तो एक पॉलिटिकल सिस्टम है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आती हैं इनकमिंग वाली चीज़ें हैं दो बातें। कौन कौन सी? पहली है मांगे यानी डिमांड्स, और दूसरा है समर्थन यानी सपोर्ट। ठीक, तो हमने अभी देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम के चारों तरफ एक पर्यावरण है और उसमें पॉलिटिकल सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं आगत के रूप में, पहला मांगे और दूसरा सपोर्ट। तो मांगे क्या है? यह एक आगत है और सपोर्ट भी आगत है। तो अब इस पर से हम देखते हैं कि किस तरह की डिमांड्स या किस तरह की मांगे आती हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम में। पॉलिटिकल सिस्टम में पहली तरह की जो मांग है वह है वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन की मांग। अर्थात जो जनता होती है, अच्छा ये आती कहाँ से है मांगे, डिमांड्स कहाँ से आती हैं? वो सारी डिमांड आती हैं पर्यावरण से, ध्यान रखिएगा, वो सारी डिमांड्स पर्यावरण से आती है यानी जनता से आती हैं। तो जनता क्या मांग कर सकती है कि वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन किया जाए। जैसे जनता को नौकरी दी जाए, जनता को कोई सुविधा दी जाए, रोड बनवाई जाए, अथवा सड़क पर लाइट की व्यवस्था हो, अस्पताल की व्यवस्था हो, वृद्धा पेंशन दिया जाए। तो वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन की मांग पहली मांग की जाती है। दूसरे तरह की मांग क्या है? व्यवहारों के नियमन की मांग। लोग यह भी मांग करते हैं कि जो लोग खुले में शौच करते हैं उनको पकड़ा जाए, या यह भी मांग करते हैं कि चोरी करने वाले व्यक्तियों को दंड दिया जाए। अर्थात जो भी व्यवहार समाज के विरुद्ध है उनको नियंत्रित किया जाए। अब इसको आप व्यवहारिक रूप से देखते रहिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरी तरह की मांग क्या होती है? राजनीतिक जीवन में सहभागिता की मांग। जैसे महिलाओं की सहभागिता की मांग हुई,
या वोट देने का अधिकार नहीं था तो वोट देने का अधिकार मांगा जाए, या चुनाव लड़ने का अधिकार मांगा जाए। तो इस तरह से जो राजनीतिक जीवन में सहभागिता के कार्य हैं उन सभी कार्यों से संबंधित मांग की जाती है। चौथे तरह की मांग है संचार एवं सूचना से संबंधित मांगे, अर्थात जैसे आरटीआई होता है, पारदर्शिता संबंधित जो हम जानकारी मांगते हैं, तो वो सारी संचार और सूचना से संबंधित मांगे हैं। तो एक राजनीतिक व्यवस्था में इस 4 तरह की मांगे प्रस्तुत की जाती हैं। डेविड ईस्टन ये बता रहे हैं कि जब हम 2 तरह की राजनीतिक व्यवस्था में तुलना करते हैं तो भले उनकी परिस्थितियां अलग हों, एक विकासशील हो दूसरा विकसित हो, भले चीज़ों में अंतर हो, लेकिन उनके बीच तुलना की जा सकती है। राष्ट्र की, राज्य की व्यवस्थाएं या संकल्पनाएं जब नहीं लागू होंगी तो राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम की संकल्पना वहाँ पर लागू होगी। तो पॉलिटिकल सिस्टम में यह बातें हम ध्यान करके और इसके आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मांगे 4 तरह की होती हैं। अब इन मांगों के साथ साथ 4 तरह के समर्थन भी होते हैं। वो समर्थन कौन कौन से हैं? वो समर्थन आगे चलते हैं हम। समर्थन है कि जनता उन मांगों के साथ क्या चीज़ें प्रस्तुत करती है सरकार के लिए। तो जनता समर्थन के रूप में प्रस्तुत करती है तात्विक समर्थन, यानी कुछ धन देती है। जैसे हम टैक्स पे करते हैं, पार्टी के लिए फंड देते हैं, राजनीतिक पार्टियों के लिए, सरकार को कभी आवश्यकता होती है तो श्रमदान करते हैं, अथवा कोई आपदा आ जाती है, जैसे अभी कोरोना संकट था तो हम उस समय आपदा राहत कोष में कुछ दान करते हैं। तो जो हम डिमांड कर रहे हैं, डिमांड के साथ साथ सरकार के साथ हम उस तरह की चीज़ें, मांगों के साथ साथ हम समर्थन भी प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह के समर्थन को तात्विक समर्थन कहते हैं। दूसरा, समर्थन का केवल देना ही नहीं एक उपाय है, दूसरा रास्ता भी है कि अगर हम सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को मान रहे हैं, कायदे कानून का पालन कर रहे हैं, तो यह भी एक तरह का समर्थन होगा। तीसरे तरह का समर्थन है सहभागिता मूलक समर्थन, अर्थात जब समय समय पर चुनाव होते हैं तो उन चुनावों में भाग लेना भी एक तरह का समर्थन है। ठीक, तो जब जिस भी राजनीतिक व्यवस्था में जितनी डिमांड है, अगर उसके अनुरूप समर्थन है तब वह राजनीतिक व्यवस्था सफल रहेगी, बिगड़ेगी नहीं। अगर समर्थन की कमी हो जाए तब भी वह बिगड़ जाएगी, अथवा मांग की कमी हो जाए तब भी वह बिगड़ जाएगी। चौथे तरह की समर्थन क्या है कि सूचनाओं को ध्यान देने की प्रवृत्ति यानी जागरूकता। सरकार जो कानून बना रही है या सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, सरकार जो पॉलिसीज आपके लिए ला रही है, वह कल्याणकारी है कि नहीं, अर्थात लगातार वॉच करना। जिस तरह से चौकीदार वॉच करता है उस तरह से वॉच करना कि सरकार का काम सही है कि नहीं, यह भी समर्थन के ही अंतर्गत आता है। जागरूकता अपने अंदर अपने अधिकारों के प्रति या अपनी व्यवस्था के प्रति रखना। तो इस तरह से हमने देखा कि राजनीतिक व्यवस्था में 2 चीज़ें आती हैं, ये इनकमिंग हो गई। अब इस तरह से इसमें आउटगोइंग भी होती है। आउटगोइंग क्या चीज़ें होती हैं? आउटगोइंग होती है निर्णय और नीतियाँ, यानी पॉलिसीज और उनके जो निर्णय लिए जाते हैं। तो यह क्या है? निर्गत के रूप में क्या क्या चीज़ें होती हैं? निर्गत यानी आउटगोइंग। अब पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ कच्चा माल आया, मान लीजिए आलू आया, तो उस आलू का चिप्स तैयार करना है, तो चिप्स के रूप में यानी निर्गत के रूप में क्या निकलेगा? वह निकलेगा दोहन। दोहन का मतलब होता है कि जनता से कुछ लेना। पहले हमने डिमांड की थी और डिमांड के बदले में कुछ सपोर्ट दिया था सरकार को। अब सरकार उसमें कुछ तरह की नीतियां निकालेगी। पहले तो दोहन की नीतियां निकालेगी कि लोगों से टैक्सेशन करेगी सरकार, यानी तरह तरह के कर वसूल करेगी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। तो निर्णय कुछ इस तरह के लिए जाएंगे जो कि कराधान से संबंधित होंगे, टैक्सेशन से संबंधित होंगे। कुछ निर्णय ऐसे होंगे जो व्यवहारों को नियमित करने वाले होंगे, जैसे भारतीय दंड संहिता बनाई जाएगी, दहेज रोकने का कानून बनाया जाएगा, बाल विवाह रोकने का कानून बनाया जाएगा, नागरिकता संबंधित कानून बनाया जाएगा। तो व्यवहारों के नियमन से संबंधित व्यवस्थाएं निर्गत के रूप में होंगी। तीसरा होगा वस्तुओं, सेवाओं, अवसर और सम्मान का वितरण। वस्तुओं का वितरण मतलब लोगों के बीच, जैसे पीडीएस सिस्टम है, या पेंशन का जो है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, या जो भी राज्य के द्वारा व्यवस्था की जाती है, सरकारी नौकरियां हैं अथवा सरकारी कॉलेज में एडमिशन है, तो वस्तुओं सेवाओं का वितरण करना
अवसरों का वितरण करना और सम्मान का वितरण करना। सम्मान के वितरण का मतलब हुआ कि जो अलग अलग उपाधियां दी जाती हैं वह भी निर्णय या निर्गत के अंतर्गत आती हैं। तो यह निर्गत ही है जो कि इस तरह की व्यवस्थाएं उसमें की जाती हैं राजनीतिक व्यवस्था में। और चौथा है प्रतीकात्मक निर्गत। प्रतीकात्मक निर्गत का मतलब होता है कि जैसे सरकार कुछ प्रतीकात्मक कार्य करती है, जैसे मान लीजिए 26 जनवरी की परेड हो गई, अथवा ये जो पुराने नेताओं की मूर्तियां बनवाना है, विजय स्तंभ स्थापित करना है, और ये राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इस तरह की जो चीज़ें हैं यह प्रतीकात्मक निर्गत कहलाते हैं, जो कि जनता को सरकार से या पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़े रखने के लिए लागू किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम में आगत यानी इनकमिंग होती है और निर्गत यानी कुछ आउट गोइंग होती है। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि पॉलिटिकल सिस्टम से जो भी चीज़ें निकली हैं अब वो वापस कहाँ आएंगी? पर्यावरण में आएंगी। वो वापस पर्यावरण में आएंगी और जनता उनका उपयोग करेगी। अब जनता के लिए वो कितने लाभदायक हैं या कितने हानिकारक हैं, इसका निर्णय तब होगा जब जनता उस पर अपना फीडबैक देगी, और इस तरह से आता है पुनर्निवेश यानी फीडबैक। तो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिद्धांत है इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं: आगत यानी इनकमिंग, निर्गत यानी आउटगोइंग, और पुनर्निवेश यानी फीडबैक। ठीक, तो 3 चीज़ें, आगत, निर्गत और फीडबैक, यानी जो भी निर्गत आएगा, जो भी नीतियां या निर्णय लिए जाएंगे वह पुनः परिवेश से, पर्यावरण से आ जाएंगे आगत के रूप में फिर से पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक, ध्यान रखिएगा, निर्गत से जनता के पास आते हैं और जनता से पुनः पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाते हैं कि आपकी इस निर्णय में क्या कमी है या क्या सुधार किया जा सकता है, अथवा नहीं है तो उसके सपोर्ट में कुछ पुनर्निवेश या फीडबैक प्राप्त होता है। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में 3 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण: आगत, निर्गत और पुनर्निवेश, यानी इनकमिंग, आउटगोइंग और फीडबैक। अब यहाँ पर कुछ बातें और भी हैं, जैसे एक है अतिभार। अतिभार का मतलब होता है ओवरलोडिंग। अगर किसी व्यवस्था में अतिभार की समस्या उत्पन्न हो जाए, अर्थात डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाए कि उन डिमांड को राजनीतिक व्यवस्था पूरा ही न कर पाए। जैसे आपको याद होगा 2012 से 14 तक के बीच में एक आंदोलन चला था भ्रष्टाचार को लेकर, अथवा इमरजेंसी पीरियड को याद करिए, एक उसके पहले जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चला था राजनीतिक भ्रष्टाचार को लेकर और बहुत सारी राजनीतिक परंपराओं को, व्यवस्थाओं को बदलने के लिए। तो छात्र आंदोलन, फिर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक राजनीतिक व्यवस्था में जनता की डिमांड अचानक से बढ़ गई थी और उस डिमांड के कारण राजनीतिक व्यवस्था में अतिभार यानी ओवरलोडिंग की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और इस कारण से राजनीतिक व्यवस्था यानी देश समझिए, सरकार समझिए, जो भी आप इसको समझिए, वह उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था और अंततः व्यवस्था चरमरा रही थी, व्यवस्था डामाडोल हो रही थी। तो ओवरलोडिंग एक महत्वपूर्ण स्थिति है जब राजनीतिक व्यवस्था में डिमांड बढ़ जाती हैं और उनको डिमांड्स को पूरा करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था के पास संसाधन या व्यवस्था नहीं रहती है। ठीक, एक तो यह बात हो गई। अब अगर ऐसी स्थिति हो तो उसे रोकने के लिए क्या कहेंगे? उसे रोकने के लिए वो लोग गेट कीपर लगा देते हैं। ठीक, पुराने वाले पे हम फिर से मॉडल को देख लेंगे। पुराने वाले मॉडल को देखिए, अगर राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा भार आ रहा है, ठीक, राजनीतिक व्यवस्था में आप देखिए सीधे से कि बहुत सारी मांगे आ रही हैं मान लीजिए, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहाँ पर एक गेट कीपर लगा दिया जाएगा। वह यहाँ से कुछ छिटपुट मांगों को ही जाने देगी, सारी मांगों को, सारी डिमांड्स को नहीं जाने देगी। ऐसी स्थिति में एक गेट कीपर की व्यवस्था की जाती है। गेट कीपर कौन होते हैं? ये गेट कीपर होते हैं दबाव समूह, ये गेट कीपर है पॉलिटिकल पार्टीज, ये गेट कीपर हैं आपके कल्चरल जो संगठन है, जो आप सांस्कृतिक समूह बनाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी नियामक यानी कंट्रोलिंग आप संस्थाएं या व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं जिससे कि जो पर्यावरण में तो बहुत सारी डिमांड है, लेकिन वो डिमांड सीधे न पहुंचे राजनीतिक व्यवस्था में, एक चैनल के थ्रू जाए।
ठीक, एक नली से होकर के गुजरे और जितना उस नली का आकार होगा उतना ही राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचेगा। इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था अतिभार से या ओवरलोडिंग से बच जाएगी। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें द्वारपाल या गेटकीपर्स के रूप में होते हैं? एक तो दबाव समूह होता है। दबाव समूह चाहे वो सांस्कृतिक दबाव समूह हो, चाहे राजनीतिक दबाव समूह हो, जातियों का अपना दबाव समूह होता है, व्यापारिक संस्थाओं का अपना दबाव समूह होता है। तो यह एक गेटकीपर का काम करते हैं, वह मांगों को छांटते हैं कि कौन सी डिमांड सही है, कौन सी डिमांड नहीं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सांस्कृतिक परिवेश होता है। इसके अलावा रूपांतरण की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, अर्थात सब तरह की डिमांड को राजनीतिक व्यवस्था तक नहीं भेजा जाता, अर्थात प्रत्येक तरह की मांग जो है उसे राजनीतिक व्यवस्था तक नहीं भेजा जाता, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी उन्हें रूपांतरित करती हैं, इकट्ठा करती हैं और उसके बाद उन्हें पॉलिटिकल सिस्टम तक भेजती हैं। वही बातें या वही इच्छाएं, जनता की सारी इच्छाएं डिमांड नहीं बनती, बल्कि जिन्हें इन गेटकीपर्स के द्वारा जाने दिया जाता है वही डिमांड बन पाती हैं। इसके अलावा संप्रेषण वाहिकाएं होती हैं, अर्थात एक नली के जैसे समझिए कि नली जिससे कि पानी जाने का या सामान जाने का रास्ता हो, और जितनी नली की साइज रहेगी उसी हिसाब से उस व्यवस्था में सामान पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा। तो इस तरह से द्वारपाल यानी गेट कीपर्स जो होते हैं वह राजनीतिक व्यवस्था में आने वाली डिमांड्स को कंट्रोल करते हैं। अब एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है फीडबैक लूप। फीडबैक लूप का मतलब क्या होता है कि जो व्यवस्था में पुराने वाले उसको फिर से देख लेते हैं इस डायग्राम को, कि जो व्यवस्था में हमने निर्गत प्राप्त किया है, जो भी नीतियां बनाई गई हैं उनका जनता के ऊपर क्या असर है, इसका फीडबैक यानी इसका पुनर्निवेश जनता के द्वारा फिर से प्राप्त होता है पॉलिटिकल सिस्टम को, एक डिमांड की तरह, एक मांग की तरह। तो इस तरह से फीडबैक लूप भी महत्वपूर्ण है इसमें। तो अभी तक हमने जिन चीज़ों के बारे में जाना कि राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसमें डिमांड होता है, सप्लाई होती है डिमांड के लिए, और उन डिमांड्स को पहले राजनीतिक व्यवस्था में जा कर के वो परिवर्तित होती हैं और उन परिवर्तन के अनुसार अपने संसाधन के हिसाब से राजनीतिक व्यवस्था उन पर निर्णय लेती है, यानी इनकमिंग के बाद आउटगोइंग होती है, और जो कमियां रह जाती हैं उनके लिए पुनः से फीडबैक दिया जाता है। ठीक, तो राजनीतिक व्यवस्था मॉडल में मुख्य रूप से इतनी ही चीज़ें हैं। अब इस व्यवस्था मॉडल को आप किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के साथ लागू करिएगा तो यह उस दो देशों की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करके और निष्कर्ष तक आपको पहुंचा देगी। जैसे अगर आपको जनता और सरकार के बीच संबंध या लोकतंत्र की स्थिति या राजतंत्र की स्थिति या तानाशाही की स्थिति, इस तरह की बातें आपको पता करनी है तो दो देशों की तुलना आपस में राजनीतिक व्यवस्था के मॉडल पर कर सकते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत हुआ। किंतु राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत ऐसा नहीं है कि यह अपने आप में महत्वपूर्ण और अकेला है। महत्वपूर्ण तो है किंतु ऐसा नहीं कि यह अकेला है और इसमें कोई कमियां नहीं है, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि इसमें मुख्य रूप से केवल कार्यों के रूप में ध्यान दिया गया है, उन कार्यों पर क्या प्रभाव और नियंत्रण होता है इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा डिमांड के अनुसार कार्य नहीं करती, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी चीज़ के प्रभाव में रहती हैं, कभी विचारधारा के प्रभाव में रहती हैं, कभी लोगों के प्रभाव में रहती हैं। तो जो नियंत्रण और प्रभाव की स्थिति है उसे पॉलिटिकल सिस्टम एनालिसिस ने ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषण का यह सामान्य सिद्धांत बन गया है। हम क्या खोज रहे थे? हम खोज रहे थे एक विशिष्ट सिद्धांत जो कि दो देशों की तुलना में आसानी उत्पन्न करे, किंतु यह एक जनरल थियरी बन गई है, यह विशिष्ट सिद्धांत नहीं रहा। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था को अराजनीतिक व्यवस्था से अलग करने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम को तो हम इसमें देख सकते हैं किंतु नॉन पॉलिटिकल सिस्टम जो हैं वह भी इसी तरह से कार्य करते हैं, तो दोनों को अलग करना आसान नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ को समझिए कि हम इससे सरकार के व्यवहार को तो समझ सकते हैं किंतु जनता के व्यवहार को नहीं समझ सकते, क्योंकि वह राजनीतिक व्यवस्था से अलग व्यवहार करती है। अगर आपको यह देखना हो कि किसी चुनाव विशेष में जनता का व्यवहार कैसे रहता है, तब की स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था उपागम अनुपयोगी हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम की कुछ अपनी कमियां हैं, इसके बाद भी इसकी बहुत सारी उपयोगिता है। एक उपयोगिता तो यह है कि
इस अध्ययन के बाद अलग अलग परिवेश के देशों के बीच आपस में तुलना संभव हुई। जैसे अमेरिका में अलग व्यवस्था है और भारत में अलग, किंतु राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर इन दोनों में तुलना की जा सकती है। वहाँ साक्षरता अधिक है, राजनीतिक नागरिकों के बीच राजनीतिक जागरूकता अधिक है, लोग वोटर राइट्स को समझते हैं, और भारत में ऐसी स्थिति कम है। फिर भी दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना की जा सकती है। तो इसने क्या किया है, राजनीतिक व्यवस्था उपागम ने एक गतिशील वैश्विक अध्ययन की शुरुआत की है, जिससे कि विश्व भर में अध्ययन होना शुरू हो गया है। यह राजनीतिक व्यवस्था जो है वह विचारधारा से मुक्त है, न तो यह साम्यवादी है, न समाजवादी है, न उदारवादी है, न पूंजीवादी है। यह किसी भी विचारधारा में समान रूप से लागू होती है। तो इसलिए राजनीतिक व्यवस्था उपागम की यह उपयोगिता बढ़ जाती है। एक अन्य कारण है कि इससे हम राजनीतिक परिवर्तन और विकास की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। जब डिमांड के अनुरूप सप्लाई हो रही है, मांगों के अनुरूप सरकार निर्णय ले रही है, तो समझ लीजिए कि राजनीतिक व्यवस्था सकारात्मक रूप से वृद्धि कर रही है। अगर मांगों के अनुरूप सप्लाई नहीं हो रही है, राजनीतिक व्यवस्था नकारात्मक रूप से वृद्धि कर रही है। अगर मांग और सप्लाई दोनों रुकी हुई हैं, मतलब राजनीतिक व्यवस्था उदासीन है, स्थिर है, स्टेगनेंट है। तो इस तरह से इसमें परिवर्तन और विकास की दिशा का भी अनुमान लगाया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था में क्षमता और सामर्थ्य का संकेत, यहाँ पर ये क्षमता होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया है। राजनीतिक व्यवस्था में क्षमता और सामर्थ्य का संकेत है, यह भी राजनीतिक व्यवस्था उपागम से प्राप्त होता है। इसके अलावा विकास की गति सकारात्मक है या नकारात्मक, वही बात फिर से है कि इसके बारे में भी राजनीतिक व्यवस्था उपागम में पता चलता है। तो हमने देखा कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम क्या है, इसके उपयोग क्या हैं, और डेविड ईस्टन ने इसमें क्या समझाया है। इसकी कुछ कमियां रह गई हैं, और इस कारण से राजनीतिक व्यवस्था उपागम के बाद भी अन्य कई आधुनिक राजनीतिक उपागम यानी अप्रोचेज उत्पन्न हुए हैं। आपको यह राजनीतिक व्यवस्था उपागम कितना समझ में आया है, इससे संबंधित जो भी जिज्ञासाएं होंगी वो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। इसे एक बार दो बार आप पढ़ेंगे, डायग्राम को देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जो पारिभाषिक शब्द हैं उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनमें आपसे डायग्राम नहीं पूछा जाता, बल्कि यही पारिभाषिक शब्दों के बारे में पूछा जाता है, किताबों का नाम पूछा जाता है। तो उसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अन्य जो प्रश्न हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद। महादेव।